आइए, हमने एल्यूमिनियम पढ़ा था और कौन सा नंबर था? 8वां 10। एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ये धातु है। Al2O3 बॉक्साइट के रूप में इसका एस्क पाया जाता है। मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल बर्तनों को कलई करने में किया जाता है। चांदी की तरह दिखने वाली ये धातु है। मैंने आपको इसके कोरोशन के बारे में बताया था। कोरोशन मतलब संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि जंग नहीं लगती है। जंग नहीं लगती है। जंग क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जैसे ही हम एस्क निकालेंगे, इस एस्क से धातु को निकालेंगे, एल्यूमिनियम को निकालेंगे, ये वायु के साथ क्रिया कर लेगा और वायु के साथ क्रिया करते ही ये Al2O3 बना देगा और उसकी लेयर इतनी मजबूत होती है, इतनी कठोर होती है कि वो पानी के साथ क्रिया कर नहीं पाता है। जब पानी के साथ क्रिया नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें जंग नहीं लगेगी। आइए, अब इसी में एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या बात है? मुझे एक बात बताइए, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम और लोहा इनमें से सबसे महंगा कौन सा है? एल्यूमिनियम महंगा है। अब एल्यूमिनियम ये महंगा है लेकिन ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यदि ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसका मतलब यदि अमाउंट ज़्यादा है तो ये सस्ता होना चाहिए। यही होता है ना भाई, मार्केट में टमाटर यदि ज़्यादा मिल रहे हैं तो टमाटर सस्ते होंगे या महंगे होंगे? सस्ते होंगे। लेकिन ये फिर भी महंगा है। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ऐसा क्या कारण है कि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लेकिन फिर भी यह लोहे की बजाय महंगा है। इसका कारण क्या होता है? जैसे एल्यूमिनियम का एस्क जो होता है, ओर्स, ठीक है ना, एस्क बॉक्साइट होता है। अब इससे हम एल्यूमिनियम निकालते हैं और लोहे के एस्क होते हैं, जैसे हेमेटाइट हो गया, ठीक है ना, मैग्नेटाइट हो गया। इससे जब हम लोहा निकालते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है निकालने का, ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, मतलब महंगा होता है, ये कॉस्टली होता है ये। अब जब यदि निकालने की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट तो महंगा होगा ही होगा, ये कारण होता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, एल्यूमिनियम बहुत अधिक मात्रा में, एल्यूमिनियम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के बाद भी, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के बाद भी लोहे से महंगा होता है। लोहे से महंगा होता है क्योंकि एल्यूमिनियम के एस्क से, क्योंकि एल्यूमिनियम के एस्क से एल्यूमिनियम को क्योंकि एल्यूमिनियम के एस्क से एल्यूमिनियम को अलग करने की विधि, एल्यूमिनियम के एस्क से एल्यूमिनियम को अलग करने की विधि लोहे की अपेक्षा खर्चीली होती है या महंगी होती है या कॉस्टली होती है। चले, होगी बात सारी? आ जाइए, एल्यूमिनियम पे वापस आ जाइए। इसके कौन कौन से यौगिक है? यौगिक मतलब कंपाउंड। नाम सुना है कभी ये? माणिक्य, नीलम, माणिक्य और नीलम पत्थर होते हैं ना। ये कहते हैं माणिक पहनने से आदमी की नौकरी लग जाती है। आप पहन लेना, लग जाएगी। ठीक, नीलम भी इसी तरीके का एक पत्थर होता है। कहते हैं पहनने हैं तो किस्मत बदल जाती है। इसमें लिखो, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं।
चलें, आइए दूसरा लिखिए। ये वैसे तो दोनों ही आए हुए हैं क्वेश्चन, ये इसमें दूसरा लिखिए, फिटकरी। फिटकरी नाम सुना होगा। इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है, इसे कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये जो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको कहा जाता है पोटास एलम। पोटास एलम कहा जाता है इसको। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस और 24H2O। ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस और 24H2O, ये इसका फार्मूला होता है। चलें, आइए अब आप देखिए, ये जो फिटकरी है इसका प्रयोग कहाँ होता है? आप जानते हो, पानी में डालते हैं तो पानी को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल होता है। लिख दीजिए, पानी को शुद्ध करने में, वाटर प्यूरिफिकेशन, इन वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को शुद्ध करने में। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, ये पूछता है एग्जामिनर कि फिटकरी पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोंगुलेटेड। कोंगुलेटेड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं स्कंदन। स्कंदन। चले, और दूसरा इसका प्रयोग होता है रक्त का थक्का जमाने में। आप कह सकते हो इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में होता है इसका। आप जानते हो, नाई के पास जब आप जाते हो तो नाई जब आपकी कटिंग करता है तो कट लग जाता है तो फिटकरी लगाता है, तो उससे रक्त बहना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने का मतलब क्या होता है? रक्त का बहना बंद होना, इसका अर्थ ही होता है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया एल्यूमिनियम, कंप्लीट हो गया ये। ठीक, आइए अब लिखिए 11वीं धातु आ जाइए, यूरेनियम। यूरेनियम, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेनियम धातु है ये। ये जो है यूरेनियम, ये वास्तव में क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हिंदी में लिखना चाहो, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व है ये। बहुत सारे होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, जैसे थोरियम भी होता है, रेडियम भी होता है। इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है आशा धातु। होप मेटल के नाम से इसको जानते हैं, आशा धातु। होप मेटल के नाम से इसको जाना जाता है, आशा धातु। ठीक, आइए अब देखिए इसका एस्क कौन सा होता है? एस्क मतलब ओर्स। ओर्स, इसका ओर्स कौन सा होता है? ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये पहले ऐसे करो, और यार लिख दिया क्या? इसके पहले ना आप इसका एटॉमिक नंबर लिखो बेटा। ये परमाणु क्रमांक, कोई बात नहीं,
एटॉमिक AN 92 एटॉमिक नंबर। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस ठीक रहती है, थोड़ा अजीब सा लगता है, नहीं तो और कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब लिखिए इसका एस्क। एस्क मतलब ओर्स, इसको बोलते हैं, देखिए पिंच ब्लेंड। पिंच ब्लेंड के नाम से इसको जानते हैं, पिंच ब्लेंड। चले, अब देखिए इसके जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स, आगे चलकर हम इनको पढ़ेंगे। समस्थानिक ये 3 होते हैं, 3 होते हैं। देखिए इसमें कई बार चीज़ें पूछी जाती है, मैं यही बता देता हूँ। ये जो समस्थानिक होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो तो समान होता है, जबकि जो द्रव्यमान संख्या है, इसको हम मास नंबर बोलते हैं, ये क्या होती है, अलग अलग होती है, असमान होती है। हालांकि आगे डिटेल करेंगे अपने। तो परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये भिन्न भिन्न होती है। हैं? एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर जो होता है डिफरेंट होता है। चलें, अब इसके समस्थानिक जो है 3 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक तो है यूरेनियम 234, दूसरा है यूरेनियम 235, फिर है यूरेनियम 238। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। आइए इसमें लिखो भाई इसकी अमाउंट कितनी है, मतलब अमाउंट पृथ्वी पर कितनी है अभी तक। ये है 0.006%, 0.006% है इसकी, 0.006% है। और इसकी जो अमाउंट है 0.71% है। आप देखिए 0.7 मतलब 1% से भी कम। ठीक है, अब देखिए ये जो है सबसे काम का यही होता है, लिख दीजिए इसका इस्तेमाल परमाणु भट्टी में, इंग्लिश में लिखना चाहो तो न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। चले, अब सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो ये है, लिख दीजिए 99.25%, लगभग 90। लेकिन ये इतना उपयोगी नहीं होता, ज्यादा उपयोगी ये होता है। चले, आइए अब देखिए हमारे पास लेटेस्ट क्या है, अपडेट क्या है। हमारे यहाँ राजस्थान में क्या है, एक पहाड़ी पाई जाती है, खंडेला की पहाड़ी। ठीक है ना, ये सीकर के अंदर है। ठीक है ना, तो इसको अकेला ऐसे मत समझना कि ये राजस्थान का क्वेश्चन है, ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्योंकि यूरेनियम के अवशेष मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी
कोमा सीकर। राजस्थान से यूरेनियम के भंडार मिले हैं, से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, ये राजस्थान के एग्जाम में तो आ चुका है, आ गया ये क्वेश्चन, कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन में सीकर था। चलिए अब आइए 12वीं धातु लिखिए, थोरियम। थोरियम सबसे पहले लिखो, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर लिखिए परमाणु क्रमांक 90। इसका जो परमाणु क्रमांक है 90। ठीक है, खोज, इसकी खोज जो हुई थी 1828 में ब्रजीलियस के द्वारा। इसका जो एस्क है ये है मोनोजाइट। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोनोजाइट। मोनोजाइट। चले आइए, अब आप देखिए इसका जो प्रयोग है वही है, लेकिन मुख्य रूप से तो देखिए यूरेनियम का ही होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु भट्टी है, उसमें ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। लिख दीजिए परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। चलिए अब आप देखिए भारत में इसका क्षेत्र कौन सा है। भारत में क्षेत्र जहां पर ये मिलता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। तो एक डायग्राम सा बना लीजिए आप। देखिए ये जो केरल वाला एरिया है, ठीक है ना, केरल, ये तट है केरल का, ठीक है ना, केरल का ये तट है। इस तट का नाम है मालाबार तट। मालाबार तट। तो भारत में जो इसका क्षेत्र है वो ये मालाबार तट है। ये इसको टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार तो यही पूछ लेते हैं केरल के मैदान को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। चले अब आइए तेरहवां लिखिए, लिथियम। लिथियम इसकी खास बात है सबसे हल्की धातु, और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 3 है, लिथियम। और इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग है ये होता है बैटरी में। बैटरी कौन सी, जैसे मोबाइल की हो गई, कंप्यूटर की हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई। ये
इनमें जो बैटरी लगती है ना, वो उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। ये चले, अब देखिए वर्ष 2023 में भारत में इसके भंडार मिले हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। अभी हमारे यहाँ मोबाइल बहुत महंगे हैं। इसके महंगे होने का कारण ये है कि हमें बैटरी बाहर से लेनी पड़ती है, विशेष रूप से चाइना से, क्योंकि हम यहाँ बना नहीं सकते। ठीक है ना, बना नहीं सकते, इसको बना नहीं सकते। इस कारण से हमारे यहाँ जो मोबाइल के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने से क्या है, मोबाइल यहाँ पर महंगा हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे लिखिए वर्ष 2023 में भारत के दो क्षेत्रों से लिथियम के भंडार मिले हैं। भारत के दो क्षेत्रों से लिथियम के भंडार मिले हैं। पहला लिख दीजिए रियासी। ये जो है ये J&K के अंदर है। दूसरा है डेगाना, ठीक है ना, ये नागौर के अंदर है, राजस्थान। अब वही बात है, क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है कोई चीज़ें, क्यों पूछी जाएगी, उसके अपने रीज़न होते हैं। यूरेनियम वाला पूछा गया, ये भी पूछा जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ भी लिया हो। तो इसका प्रभाव ये होगा, एक तो चीन पर निर्भरता खत्म होगी। ठीक है ना, लिख दीजिए चीन पर निर्भरता खत्म होगी। दूसरा लिखिए भारत में मोबाइल सस्ते होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है, जो तीनों लिखा है, भारत में मोबाइल सस्ते होंगे क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। चले, अब आ जाइए 14 नंबर, ओस्मियम। ओस, इसकी जो खोज हुई थी 1804 में टेनांग के द्वारा। इसकी खास बात है सबसे भारी धातु, सबसे हैवी मेटल है ये। चलिए नेक्स्ट लिखिए प्लेटिनम। पीटी, इसमें लिखो सबसे महंगी धातु। सबसे महंगी धातु, सबसे कठोर धातु, सबसे महंगी, कॉस्टली भी यही होती है और कठोर भी यही होती है। अब ये महंगी होती है
इसी कारण से इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है वाइट गोल्ड, सफेद सोना। एक इसको एडम कैटलिस्ट भी कहते हैं, आप कह सकते हो एडम उत्प्रेरक। एडम उत्प्रेरक भी इसको कहते हैं। चले, अब देखिए, आपने देखा होगा जो शाई वाला पेन होता है जिसको आप फाउंटेन पेन बोलते हो, फाउंटेन पेन में निब होती है, निब के आगे एक छोटी सी गोली सी लगी होती है, होता है ना, उसको टिप बोलते हैं। तो फाउंटेन पेन की निब की टिप जो होती है वो इसी की बनी होती है। लिख दीजिए, प्रयोग में लिखो, फाउंटेन पेन की निब की टिप बनाने में, फाउंटेन पेन की निब की टिप बनाने में। चले, आइए अब आ जाइए टंगस्टन। देखो ये कठोर धातु है, टंगस्टन में लिखिए सबसे कठोर तत्व, ये सबसे कठोर तत्व होता है, सबसे कठोर तत्व। आइए अब इसका जो प्रयोग होता है ये होता है बल्ब का फिलामेंट बनाने में। फिलामेंट मतलब तंतु। हलवा बन रहा है कहीं, है ना, है ना, है ना, है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों बनाते हैं लोग बल्ब का तंतु बनाने में। ठीक, अब देखिए बल्ब का तंतु बनाने में, अब ये तंतु क्या होता है, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर जो चीजें लगी होती है, ठीक है ना, आपने कभी गौर किया होगा कि एक वो बना होता है ना, वो जलता रहता है, ठीक है, तेज हुआ, अब सोचिए कितना गर्म होता होगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि बल्ब का फिलामेंट बनाने में क्यों किया जाता है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको आप हिंदी में कह सकते हो गलनांक, ये उच्च होगा या निम्न होगा? उच्च होगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि हाई होगा तभी तो ज़्यादा ज़्यादा ताप को सहन कर लेगा, नहीं तो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसमें लिख दीजिए मेल्टिंग पॉइंट उच्च, हाई। चले, आइए नेक्स्ट लिखिए हेलो, हाँ जी,
ऐसा कोई सिस्टम है क्या, जैसे मान लीजिए कंपनी वगैरह से फ़ोन आते हैं, मेरे से क्या बोलना नहीं जाता? समस्या सबसे बड़ी ये है क्या? आपके पास इलाज है इसका? है क्या? तो ठीक है, तो मुझे जाते वक्त बताना। तो क्या पता किसी और का हो तो? हैं? किसका नाम आ जाता है? ट्रू कॉलर। इससे क्या होगा? लग गए पता। कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा कुछ नई बात बताओगे यार। लिखिए लेड, पीबी, लेड पीबी। ठीक है, आइए देखो, इसको सीसा भी बोलते हैं, इसको सीसा भी बोलते हैं। फिर लिखिए परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 82, 82, 82 इसका परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट लिखिए, यह सर्वाधिक स्थायी तत्व है, परमानेंट एलिमेंट है, स्थायी है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कहने का मतलब ये है सर्वाधिक स्थायी तत्व है। और ये क्या है? ताप व विद्युत का कुचालक है, बेड कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर या हीट भी कह सकते हो, एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ताप और विद्युत का कुचालक है ये। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये सबसे कम सुचालक धातु है, सबसे कम। लिख दीजिए, क्योंकि यह सबसे कम सुचालक धातु है, सबसे कम सुचालक, गुड कंडक्टर, क्योंकि यह सबसे कम सुचालक धातु है। सबसे कम सुचालक धातु है। आइए अब देखिए, लिखिए एस्क, इसके एस्क कौन कौन से हैं? ओर्स, गेलेना, गेलेना इसका एस्क है, गेलेना, गेलेना। ये जो गेलेना होता है, ये होता है लेड सल्फाइड, आप कह सकते हो पीबीएस, गेलेना, पीबीएस। इसमें लिखो, यह सबसे महत्वपूर्ण एस्क होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ओर्स, यह सबसे महत्वपूर्ण एस्क होता है। एक और एस्क होता है इसका सिरुराइट, सिरुराइट। ये जो सिरुराइट होता है, ये होता है लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, PbCO3, लेड कार्बोनेट होता है ये, PbCO। तो एक तो सिरुराइट हो गया, एक गेलेना हो गया ये। ठीक है, अब इससे एक क्या है, रोग होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी नाम सुना होगा, सर्टानिज्म, सर्टानिज्म। आइए लिखिए, संबंधित रोग, एक डिजीज है, इस डिजीज का नाम है सर्टानिज्म। इसको स्पेशली टिक करो,
मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। सर्टानिज्म, चले। इसका जो अन्य नाम है प्लम्बिज्म, कोलिका, पिक्टोजम, नाम ये ऐसा है इसका। प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म, कोलिका, पिक्टोजम, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। प्लम्बोजिम, कोलिका, पिक्टोजम। देखो ये जो रंग रोगन करते हैं ना, जिनको पेंटर बोलते हैं, या कोई चित्रकारी वगैरह करते हैं, पेंटर जो होते हैं चित्रकार, वो इससे सब ज़्यादा प्रभावित होते हैं, रंगों से आता है ये। तो इसमें लिख दीजिए, और यही क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से वह कौन सा रोग है जो जिससे पेंटर प्रभावित होते हैं, पेंटर चित्रकार। तो इसमें लिख दीजिए, इस रोग से पेंटर प्रभावित होते हैं, चित्रकार पेंटर प्रभावित होते हैं, इसी कारण से इसे पेंटर डिजीज या पेंटर कोलिक कहते हैं। इसी कारण से इसे पेंटर डिजीज या पेंटर कोलिक कहते हैं। ठीक, आइए अब लिखिए यौगिक। इसके जो कंपाउंड है लेड कार्बोनेट, ये देखिए ये होता है सफेदा, एक सफेदा होता है, एक सफेदी होती है। याद कीजिए सफेदी आपको पहले करवा चुका हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये सफेदा है, ध्यान रखना इसका नाम। आइए लेड कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये होता है लिथार्ज, इसको लिथार्ज बोलते हैं। लेड ऑक्साइड लिथार्ज होता है ये। एक देखिए सुगर ऑफ लेड होता है, निक नेम है सुगर ऑफ लेड, वो होता है लेड एसीटेट, लेड एसीटेट। इसको कहते हैं सुगर ऑफ लेड, सुगर ऑफ लेड। आइए अब आप देखिए कई चीजें हैं, जैसे हमने यहां पर पढ़ी, सबसे ज्यादा स्थायी तत्व है ये, सबसे ज्यादा, और सबसे कम सुचालक धातु है, सबसे कम। इसी कारण से ये ताप और विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, बेड कंडक्टर। गेलेना सिरुराइट इसके एस्क है, लेड सल्फाइड को गेलेना कहते हैं, और लेड कार्बोनेट को सिरुराइट। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सर्टानिज्म, प्लम्बिज्म, कोलिका, पिक्टोजम, ये इससे रोग होता है, जिससे पेंटर जो होते हैं चित्रकार, ये प्रभावित होते हैं। अब ये जो है, जैसे लेड एसीटेट, लेड एसीटेट को हमने क्या कहा, सुगर ऑफ लेड, ठीक है, और हमने लेड ऑक्साइड,
ये क्या होता है? लेड ऑक्साइड लिथार्ज, लेड कार्बोनेट सफ़ेदा। ध्यान रखना ये चीज़ें। अब देखिए विशेष में आ जाइए। देखिए जो बुलेट होती है, बुलेट, बुलेट मतलब गोली, इसमें क्या होता है? एक लेड होता है और आर्सेनिक होता है। लेड होता है, आर्सेनिक होता है। चलें, अब देखिए आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि यदि किसी व्यक्ति के गोली लग जाती है और कुछ समय तक वो गोली निकाली ना जाए तो निम्न में से किसके कारण जहर फैलने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? दोनों ऑप्शन देता है, वो आया हुआ है, एसएससी के अंदर है। तो ये लेड होता है इसका कारण। तो इसमें लिखिए, यदि किसी व्यक्ति के गोली लग जाती है, यदि किसी व्यक्ति के गोली लग जाती है तो मुख्य रूप से लेड के कारण, मुख्य रूप से लेड के कारण जहर फैलने से मुख्य रूप से लेड के कारण जहर फैलने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलें, चलिए अब आप देखिए, इसमें एक जो हमारे सामने महत्वपूर्ण बात बनती है, जैसे एक लेड हो गया और एक कार्बन हो गया, लेड हो गया और कार्बन हो गया। ये लेड और कार्बन ये आपस में मिला करके कृत्रिम अंग मिलाए जाते हैं, लेकिन ये दिव्यांगों के लिए होते हैं। कृत्रिम अंग का मतलब वो नहीं है कि हार्ट वगैरह, जैसे मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है तो नकली हाथ बना देंगे, वो इसमें लिख दीजिए, इससे दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। चलें, अब आप देखिए, ये जो कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, इससे जो संबंधित संस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो है जयपुर फुट। जयपुर फुट यहाँ बनाए जाते हैं और इसके जो संस्थापक हैं ये है पीके सेठी। पीके सेठी। चले, आइए अब आप देखिए, जैसे ये लेड है, पीबी है, इसकी क्रिया जब आप पानी के साथ कराओगे, आप देख रहे होंगे इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पानी के साथ जब आप इसकी क्रिया कराओगे तो ये बनेगा PbOH की ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड बनता है ये। चले, देखिए होता क्या है, आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि पीछे रह गए क्या है? आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है
कि पानी की पाइपें बनाते समय लेड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, या लेड का इस्तेमाल पानी की पाइपों को बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि इससे लेड हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि जहरीला होता है। इसमें लिख दीजिए, यह जहरीला होता है, यह जहरीला होता है, इसी कारण से यह जहरीला होता है, इसी कारण से लेड का इस्तेमाल पानी की पाइपों को बनाने में नहीं किया जाता है। इसी कारण से लेड का इस्तेमाल पानी की पाइपों को बनाने में नहीं किया जाता है। क्लियर होगी बात सारी। ये हो गया जी आपका लेड। अब आ जाइए, ये वैसे मेटल्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको लेके चलते हैं। हेडिंग डाल दीजिए विविध, मिसलेनियस। मिसलेनियस में सबसे पहले लिखिए रणनीतिक धातुएं, स्ट्रेटेजिकल मेटल्स। स्ट्रेटेजिकल मेटल्स, रणनीतिक धातुएं क्या होती है, मतलब जिनका इस्तेमाल, इसका जो प्रयोग है डिफेंस प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है, रक्षा उत्पाद में। कोई हेलीकॉप्टर बनाना है, उसमें जब इसका इस्तेमाल किया जाता है वो। एक होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम एक मत्स्य 6000 पनडुब्बी बनाई जा रही है, मैंने कल बताया भी था आपको। उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, टाइटेनियम का। ठीक है ना, ऐसे आते हैं, तो इससे आपको जानकारी होगी। क्रोमियम, टाइटेनियम है, क्रोमियम है। जर्मेनियम, जर्मेनियम, मैग्नीज। तो ये जो 4 धातुएं होती हैं, इनको हम रणनीतिक धातु बोलते हैं, स्ट्रेटेजिकल मेटल्स बोलते हैं। आइए देखिए, ये जो टाइटेनियम होता है, इसका एक प्रमुख यौगिक है उस यौगिक का नाम है टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO2। टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO2। चले, आइए देखो, ये महत्वपूर्ण है। जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उसके सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें लिख दीजिए, टूथपेस्ट के सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार। टूथपेस्ट के सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार। ठीक।
और ये तो नॉर्मल है, अर्धचालक वगैरह है। मैग्नीज में आ जाइए। जीवित मानव शरीर में, जीवित मानव शरीर में, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। चले, आइए, ये हो गया। दूसरा लिखिए, फेरोमैग्नेटिक पाउडर, चूर्ण भी कह सकते हो, फेरोमैग्नेटिक पाउडर। ये होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसके लिए जो डाटा होता है ना, रील होती है, तो इसमें लिख दीजिए इसका इस्तेमाल ऑडियो व वीडियो में किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऑडियो व वीडियो में किया जाता है। ऑडियो व वीडियो में किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, इसकी रैंकिंग ऑफ कनेक्टिविटी इन मेटल्स। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? चालकता, कौन सा ज़्यादा चालक है, कंडक्टिविटी। मैंने आपको पहले बताया था ये, चांदी सबसे अच्छी चालक होती है, याद कीजिए, मैंने लिखाया था विद्युत की सबसे अच्छी चालक, याद आ रहा होगा। फिर उसके बाद में जो होता है तांबा, ये तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी के बाद। नेक्स्ट लिखिए एल्यूमिनियम, ये भी विद्युत की अच्छी चालक होती है। और फिर लिखिए स्टील, स्टील, चले। वैसे तो देखिए तांबा आपको करवाया हुआ है, चांदी भी आपको करवाया हुआ है, लेकिन ये जो तांबा है इसके बारे में दो बातें लिख दीजिए। यहां पे लिखिए, लिखिए तांबे का शोधन, शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन, तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इसको। विद्युत अपघटन विधि के मतलब शोधन करना हो, एक बहुत अच्छा, इसको टिक कर सकते हो आप। ये कहता है कि तांबे को यदि वायु में खुला छोड़ोगे तो हरे कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी। तो इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखिए तांबे को वायु में खुला छोड़ने पर या हवा में खुला छोड़ने पर हवा में खुला छोड़ने पर उस पर हरे कार्बोनेट की परत बनती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बनती है।
हरे कार्बोनेट की परत बनती है। चले आइए, ये हो गया। चौथा लिखिए। हाँ जी, क्या हुआ? अरे बोल तो जाओ। हैं? क्या? यहाँ कसम कहा कि मेरे को कभी ये नहीं कहेगा कि सर कोर्स कब तक पूरा होगा। बता। नहीं नहीं, अच्छा है तो फिर दोष नहीं दे सकते ना भाई, आप बताइए। या फिर ये मेरे को है, मतलब इस तरीके से मेरे को इजाज़त दे दे कि मैं काट काट के करा दूं, शॉर्ट में करा दूं। दोनों में से एक बात बता दें, बात तो तभी बनेगी ना। या तो कह दो सर काट काट के करा दो, एक तो ये चीज़ होते हैं, या करा दो। पता है बेटा, हम जो है ना, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, ऐसा तो खैर ये तो प्राचीन काल से ये एक थ्योरी बनी हुई है कि आदमी कोई अच्छा काम करेगा ना, वो हमेशा बुरा लगता है और उसमें कमियां ही कमियां निकालते हैं। और जो बढ़िया काम नहीं करेगा ना, वो अच्छा ही अच्छा लगेगा। कहीं भी देख लीजिए, पता लगा काम कुछ नहीं किया और भगवान बड़ा बैठा है। YouTube पे आपने देखा होगा, पढ़ाते नहीं है लेकिन व्यूज देखो, और हम पढ़ाते पढ़ाते रह गए, व्यूज देखो। कारण लेकिन होता क्या है, जब हम जीवन में अपने जीवन को जी रहे होते हैं तो कुछ सिद्धांत होते हैं, वैल्यू होती है। वो व्यक्ति ही क्या जिसने अपने जीवन में सिद्धांतों से समझौता कर लिया, फिर जिया क्या वो, समझे ना। सिद्धांतों से समझौता नहीं होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई 10% बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ यार ये सही। तभी तो देख लीजिए, आप सोचिए कि और भी कई संस्थान है, मैं ये नहीं कह रहा, और भी कई संस्थान है और बहुत बढ़िया तैयारी भी करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं, इंडिविजुअल भी पढ़ाते हैं और शानदार तैयारी करवाते हैं। आपने देखा होगा वो पहले ही फीस जमा कराते हैं, कोई डेमो नहीं। जो डेमो वाले होते हैं उसको कहते हैं नहीं जी आप वहां चले जाइए, वहां आपको 3 दिन बैठने के लिए दिया जाएगा। क्यों? वो बताने वाला भी सोचता है एक बार इसके पढ़े यहां पर, ताकि एड का तो काम करेगा ना। ये होता है। अब जो इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाता है कि नहीं मैं बढ़िया तरीके से करूंगा, तो उसको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई तरह तरह के बच्चे आते हैं, अरे यार कब से पढ़ाया जा रहा है, अरे यार मैं क्या करूं, मेरा सिर दर्द कर रहा है, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। लेकिन जब हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो इन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अब जो आपका टाइम पीरियड है, ये ऊँघाने का टाइम पीरियड नहीं है, उबासी लेने का टाइम नहीं है ये। वो तो था, पहले था, वो हो गया। अब तो आपको कोई भी चीज़ ललचाए ना, सिर्फ इस बात के लिए कि मेरा एग्जाम इसको है या मेरा ये टारगेट है और मुझे ये टारगेट पूरा करना है, वही चीज़ ललचाए कि मुझे यार टारगेट पूरा करना है अपना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जितने उंगाने हैं, जितने उबासी लेनी है उतने ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया ही लगोगे, बढ़िया ही लगोगे। यहां तो अब उबासी लोगे तो डांट पड़ेगी, ठीक है ना। एक बार थोड़ा बहुत करते हैं, चलिए। चौथा लिखिए, बेरिलियम। बेरिलियम, ये बीई होता है, बेरिलियम। बेरिलियम, आइए, इसका जो एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर जो है 4 है। इसमें लिखिए, यह एक कीमती पत्थर है, यह एक कीमती पत्थर है, ठीक है। देखिए, कभी नाम सुना होगा पन्ना,
पन्ना, पन्ना ये वही है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एमरोल्ड। ये पन्ना होता है, पन्ना होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पांचवा सोडियम। हालांकि देखिए सोडियम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं कुछ वैल्यू एडेड करवाने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सोडियम को बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य जो है ये आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना है, जैसे हिम मिश्रण, इसको आप कह सकते हो आइस मिक्सचर, आइस मिक्सचर, आइस मिक्सचर। ये क्या होता है? NaCl प्लस बर्फ। NaCl तो समझ गए, सोडियम क्लोराइड, NaCl और बर्फ। आइए, एक आपने देखा होगा सोडियम लैंप, याद कीजिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ एक बार। सड़कों पर लगे पीली रोशनी के लैंप, लिख दीजिए, सड़कों पर लगे पीली रोशनी के लैंप। सड़कों पर लगे पीली रोशनी के लैंप। यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसके नीचे लिखिए, पीली रोशनी का कारण क्या है, क्यों आती है पीली रोशनी? आजकल देखो यहां तक आने लग गया। तो देखो इसका कारण तो सोडियम है, लेकिन सोडियम में ऐसा क्या होता है? तो लिख दीजिए, सोडियम के उधर्वपातन के कारण। सोडियम के उधर्वपातन, सब्लिमेशन। मुझे नहीं लगता कि आप सब्लिमेशन के बारे में जानकर नहीं होंगे। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है जो सॉलिड होता है उसका सीधे गैस में परिवर्तन और गैस का सीधे सॉलिड में परिवर्तन। चलें, आइए, अब एक नाम आपने सुना होगा, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज कई बार नाम आता होगा। ये होता है सोडियम सिलिकेट। Na2SiO3, Na2SiO3। अब सोडियम के संबंध में और भी कई चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक वॉशिंग सोडा, बताया था ना, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें लिखो, इसे निम्न विधियों के द्वारा बनाया जाता है। इसे निम्न विधियों के द्वारा बनाया जाता है। एक का नाम है लेवलॉक, दूसरे का नाम है शीतले,
तीसरे का नाम है विद्युत। लेवलोक, शीतले और विद्युत। चले, देखो हमने ये पढ़ा था कि सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, पढ़ा था ना। एक धातु और होती है, उसको भी केरोसिन में रखते हैं। तो आप ऐसे कीजिए, यहां लिख दीजिए, लिखिए सोडियम के साथ साथ, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी केरोसिन में रखते हैं। पोटेशियम को भी केरोसिन में रखते हैं। चलिए, छठा लिखिए, लिथोपोन। लिथोपोन एक पदार्थ होता है, लिथोपोन। ये जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है, लिथोपोन। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण होता है ये। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट लिखिए, एक अडल्ट के शरीर में एक अडल्ट के शरीर में लगभग 1200 ग्राम, एक अडल्ट के शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लिखिए, WHO के अनुसार, हाँ 8 नंबर, WHO के अनुसार कॉपर का अधिकतम सांद्रण, सांद्रण का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेट होता है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेट ये कितना बताया गया है, 2 mg प्रति लीटर, 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है ये। कॉपर का अधिकतम सांद्रण 2 mg प्रति लीटर। 9वां लिखिए, लिखिए प्रमुख शब्द, कुछ शब्द हैं। एक शब्द है भर्जन, भर्जन। ठीक है, देखो देखिए कोई पदार्थ है, ठीक है ना, उसको 2 मिनट रुक जाइए, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है ना, वायु की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन। कोई पदार्थ है, उसको यदि वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो भर्जन। उतार लीजिए इसको, वायु की भर्जन। इस पदार्थ की जगह आप ऐसे कीजिए, अयस्क लिख दीजिए,
ये ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो एस्क पदार्थी होता है, एस्क लिख दीजिए, इसको भर्जन कहते हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी एक शर्त ध्यान रखनी है, ये जो गर्म करते हैं टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, मतलब पिघलना नहीं चाहिए वो। तो इसको हम क्या कहते हैं? भर्जन। भर्जन थोड़ा देखना पड़ेगा। एक होता है निस्तापन, दूसरा शब्द जो है ये है निस्तापन। निस्तापन, ये जो निस्तापन है इसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन बोलते हैं इसको, निस्तापन को कैल्सिनेशन बोलते हैं। आइए, इसमें भी सेम यही है, लेकिन अंतर क्या आ जाता है? जो हमने यहां लिखा है ना, ये देखो, एस्क है, इसको गर्म करेंगे, गर्म मेल्टिंग पॉइंट से कम, लेकिन वायु की एब्सेंस में, इसे कहते हैं कैल्सिनेशन, निस्तापन। तो भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या हो गया? दोनों में ही एस्क को हम मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करते हैं, और भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है, जबकि निस्तापन में वायु, ठीक है ना, उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। चलिए, तीसरा शब्द है गालक। ध्यान रखना, गालक बोल रहा हूं, इसको कहते हैं फ्लक्स। गालक, फ्लक्स, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है अगलनीय अशुद्धियां। अगलनीय मतलब नॉन मेल्टेड, नॉन मेल्टेड अनप्योरिटी, नॉन मेल्टेड अनप्योरिटी। चले, आइए, ऐसे करो, ये जो भर्जन है इसमें कोई एक लाइन निकाल लो, इसमें लिखो यह केवल सल्फाइड और यह केवल सल्फाइड और ऑक्साइड एस्कों का होता है। वही एस्क होंगे जो सल्फाइड या ऑक्साइड एस्कों का होता है। क्लियर? तो ये तीन शब्द हैं। गालक है, अगलनीय अशुद्धियां बोलते हैं इसको हम, और ये भर्जन, निस्तापन। भर्जन में ये अंतर आ जाएगा, ये, और ये सभी आ जाते हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें सल्फाइड और ऑक्साइड का ही होता है। क्लियर? ये हो गई जी आपकी धातुएं पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई। क्लियर? चलिए।